नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल अर्थात बहुपद पढ़ने वाले हैं, जो कि कक्षा 9वीं में भी दिया हुआ है और कक्षा 10वीं में भी दिया हुआ है। कक्षा 10वीं का ये चैप्टर 2 है जो पोलिनोमियल के नाम से है अर्थात बहुपद के नाम से है। तो देखिए बहुपद क्या चीज है उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं उन सब के बारे में दिया हुआ है। तो बहुपद देखिए जिसमें दो या दो से अधिक पद हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो बहुपद के देखिए कुछ चीजें होती हैं बहुपद में। बहुपद में क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है आपका चर और एक होता है अचर। ठीक, चर चर को हम लोग वेरिएबल कहते हैं और अचर को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, अब देखिए चर चर क्या है, तो जो है एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह से जो हम लोग मानते हैं ये हमारा चर कहलाता है। और जो अचर होता है, अचर में आपके आते हैं संख्याएं। क्या आती हैं? संख्याएं। जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 5 या जो कुछ भी हैं, ये हमारे किस में आती हैं, अचर में आती हैं। तो जो चर होता है ये इनका मान बदलता रहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत से समीकरण आप हल करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि किसी समीकरण में x का कुछ मान आया, किसी समीकरण में y का मान कुछ आया, किसी में a का कुछ मान आया। मतलब जितने समीकरण लेते हैं अक्सर करके उनमें इन सब का मान बदलता रहता है। तो इसीलिए इनको चर कहते हैं अर्थात वेरिएबल कहते हैं। और अचर मतलब कांस्टेंट, संख्याएं। संख्याएं जैसे 1 2 3 5 इनकी वैल्यू हमेशा समान रहती है। 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2। ठीक, तो इस तरह से तो चर और अचर जान गए हैं। तो चर अचर जो एबीसी है, अंग्रेजी के अल्फाबेट जो है एबीसी या एक्स वाई जेड या कुछ भी जो होता है वो चर कहलाता है। और अचर के अंतर्गत आपका कांस्टेंट के अंतर्गत क्या आता है, गिनतियां आती हैं अर्थात संख्याएं आती हैं। इतना हो गया। अब देखिए जो हमारा बहुपद होता है, जैसे हम लिख लिए कि 7x² प्लस 8x माइनस 7, इस तरह से ये जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या कहलाता है, बहुपद। चर और अचर के सम्मिलित रूप को हम बहुपद भी कह सकते हैं या कहते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8x प्लस 5 या 7y माइनस 1/5। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे बहुपद हैं। इसमें एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पद हो वो हमारे बहुपद कहलाते हैं। ठीक, तो ये सब हमारे क्या है, बहुपद है। अब देखिए बहुपद के भेद, बहुपद के कितने प्रकार हैं। पहला है एक पदी। तो एक पदी मतलब जिसमें केवल एक पद हो। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 8x या 2 या 7x²। इन सब में देखिए कितने पद हैं, 1 2 3, ये अलग अलग 3 लिए हैं, सब में एक एक पद हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए द्विपद, द्विपदी बहुपद कौन है। द्वि माने दो और पदी मतलब पद, जिसमें दो पद हो वो हमारा द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 7x² प्लस 5 या 8y माइनस 3। ठीक, तो इस तरह से देखिए जिसमें कितने पद हैं, एक पद और एक दो पद, एक पद और एक दो पद ना। तो इस तरह से जो है, या फिर 8x प्लस 3/5, ये भी कितने हैं, इसमें भी दो ही पद हैं। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अब देखिए त्रिपदी बहुपद, जैसे 8x² प्लस 7x प्लस 3 इस तरह से, या 8y⁵ प्लस 7x² प्लस 9। ठीक, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, त्रिपदी बहुपद। जिसमें 3 पद हो वो क्या कहलाते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अच्छा, कभी हम ये सोचते होंगे कि ये बहुपद का पता कैसे चलता है कि इसमें कितने पद हैं। मतलब प्लस से पता चलता है कि माइनस से, गुणा से, भाग से, कैसे पता चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, पद हमें प्लस और माइनस से केवल पता चलता है कि चिन्ह से, केवल किस चिन्ह से, प्लस और माइनस से। बाकी गुणा और
भाग से ये पता नहीं चलता, ये पता किससे चलता है, प्लस और माइनस से। जैसे देखिए यहाँ पर 2 के बीच में एक प्लस साइन का चिन्ह है ना, तो इसमें मतलब 1 और 1 2 पद हो गए। अब इसमें देखिए 1 1 2, ठीक, हम यहाँ पर जैसे माइनस भी लिख दें, ठीक, क्योंकि सब में हमने प्लस ही लिख दिया, यहाँ पर देखिए हमने माइनस लिखा है। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक चिन्ह है, तो इसलिए 1 पद और 1 2 पद, तो चिन्ह से ही हमें पता चलता है प्लस और माइनस के चिन्ह से कितने पद हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने ये ले लिया, एक रस्सी है हमारे पास, ठीक, और हम आपको कह दें इसको 3 भागों में हमें बांटना है या 3 भाग में हमें काटना है इसको, तो कितनी बार काटेंगे, तो आप देखेंगे कि एक बार यहाँ काट देंगे, एक बार यहाँ काट देंगे, 2 बार काटे तो कितने भाग बचा, भाग बना 1 2 3, कितने भाग बन गए, 3 भाग बन गए, अर्थात 2 बार काटने पर कितने भाग बने, 3 बार। यही चीज है कि अगर किसी भी कोई समीकरण दिया हो, बहुपद दिया हो, और उसमें चिन्ह देखेंगे, चिन्ह कितने हैं, देखिए 2 चिन्ह है तो त्रिपदी होगा, ठीक, 2 चिन्ह है तो त्रिपदी होगा, 1 चिन्ह है तो द्विपदी होगा, और 1 भी चिन्ह नहीं है तो एक पदी होगा। हाँ, कभी कभी यहाँ माइनस दे सकता है, ठीक, तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता, मगर इस तरह से इसके पहले तो कोई अंक नहीं होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक पदी ये, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, बस इसी तरह से आपका किया जाता है, ठीक। अब हम आते हैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का मानक रूप। देखिए मानक रूप क्या है, तो मानक रूप के बारे में जानने के लिए ध्यान दीजिएगा, मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे है 8y⁵ 7y8 -3y+5 ऐसे दिया हुआ है कोई समीकरण, और ये कह रहा है कि क्या ये मानक रूप में है। तो मानक रूप में होने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमें घातों को, जो इसमें घात दिए होते हैं, इन घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, चाहे आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में लिखिए। यही यदि इन सब क्रमों में आप लिख देते हैं तो जान लीजिए कि ये किस में है, मानक रूप में है। जैसे देखिए अब हम इसको लिखेंगे, ठीक, मान लीजिए कि 7y⁸ प्लस फिर ये 8y⁵ -3y+5, ठीक। अब देखिए ये क्या है, अब ये घटते क्रम में है, ठीक, किसवें क्रम में है, आरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में है। अब ये हमारा क्या है, मानक रूप में, तो चाहे आप आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में, इन दोनों क्रमों में किसी भी एक क्रम में आप लिखे हैं तो जान लीजिए कि वो आपका क्या है, मानक रूप में है, ठीक। इतना हो गया है एक घाती बहुपद, क्या कहता है, एक घाती बहुपद, तो ऐसे बहुपद जिसमें किसी चर का घात 1 हो, ठीक, जैसे दिया होगा 8x+5, क्या दिया होगा, 8x+5। अब ये क्या है, एक घाती बहुपद है, यहां पर देखिए जो x है, x की घात क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 माना जाता है, तो जिसमें चर की घात 1 हो वो एक घातीय बहुपद कहलाता है। अब द्विघात में जैसे 5x² + 7x+3, ठीक, या 8x² + 5, ठीक, इस तरह से दिया हो, या 9x², केवल इतना दिया हो, ठीक। तो इन सब की देखिए क्या है, 5x² + 7x+3। अब इसमें देखिए x की अधिकतम घात क्या है, तो x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, ठीक। इसमें भी x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। हम y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b c कुछ भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, ये कोई बाधित नहीं है कि आप x ही ले, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x की घात है वो क्या है, अधिकतम 2 है, इसलिए ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद या द्विघात ना, अगर समीकरण कह रहा है तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखिए त्रिघात में क्या है, तो x³ -7x + 8 ऐसा भी, या 2x³ + 8x² + 6x -3, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखिए देख रहे हैं कि जो x है, x की अधिकतम घात क्या है,
3 है। x की अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो इसलिए इसको त्रिघात समीकरण भी कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसमें हमें ध्यान देना है, एक घाती जिसे रेखीय समीकरण भी कहते हैं, एक घाती समीकरण को क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण कहते हैं। द्विघात बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। त्रिघात बहुपद को त्रिघात समीकरण भी कहते हैं। अब जैसे किसी भी समीकरण दिया होगा उसकी घात पूछेगा, ठीक, जैसे कोई समीकरण दे दिया और पूछेगा कि इस समीकरण की घात कितनी है, तो जैसे देखिए इस पूरे समीकरण में x की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, घात 3 है। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो क्या लिख देंगे, 2 है ना। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है बहुविकल्पी में, यूपी बोर्ड के एग्जामों में अक्सर पूछा गया है ये क्वेश्चन कि x की घात या समीकरण की घात क्या है। तो समीकरण की घात हल देखने के लिए सबसे पहले आप पूरे समीकरण को देखिए, उस पूरे समीकरण में x y या z जो कुछ भी दिया हो, ठीक, या t कुछ भी दिया हो, उसकी अधिकतम घात क्या है। जो अधिकतम घात होगी, अधिकतम पावर होगा, वह उस समीकरण का घात कहलाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसमें एक और थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि जिस समीकरण में अधिकतम जितनी घात होगी उतना अधिकतम मूल होगा। मूल मतलब शून्यक, मूल मतलब शून्यक। जैसे देखिए कि यहाँ पर x की घात क्या है, अधिकतम 3 है, तो इसका मतलब इसमें कितने मूल होंगे या x के कितने मान इसमें से निकलेंगे, तो इसमें x के 3 मान निकलेंगे, 3 मूल निकलेंगे या 3 शून्यक निकलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसको, ये जरूरी है थोड़ा सा कि कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके अधिकतम कितने मान निकलेंगे, 3, ठीक, इसकी घात क्या है, 3 है। तो हम ऐसे ही करते हैं, जैसे दे दिया 8y की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x, या कुछ यहाँ पर y ही होना चाहिए, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y रहेगा। तो इसकी y की घात अगर आपसे पूछेगा या फिर इस पूरे समीकरण की घात पूछेगा, y की घात नहीं पूछेगा, तो पूरे समीकरण की घात क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। तो ध्यान दीजिएगा इसी तरह से होगा। और इस समीकरण को जब कभी भी हल करेंगे तो y के कितने मान निकलेंगे, 5 मान निकलेंगे। तो चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा कोई भी समीकरण दिया हुआ है द्विघात, जिसके बारे में पढ़ना है, तो द्विघात के मूल और उसके शून्यकों में संबंध थोड़ा सा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। और बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हैं, तो बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध, चाहे मूल कहे चाहे शून्यक कहे, बात एक ही होता है। देखिए जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए अल्फा और बीटा मूल हैं, तो ध्यान दीजिएगा पहला होगा मूलों का योग, मूलों का योग, ठीक। तो मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, अर्थात हम लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। ये आपका सूत्र होता है, ठीक, जो गुणांकों के बीच में संबंध दिया होता है। फिर कह रहा है मूलों का योग हो गया, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, जहां पर सी क्या है, ये अचर पद है, तो सी मतलब अचर पद, अचर पद, और बटे देखिए ए क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है, ए, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पर बी लिखा था, तो बी क्या है, बी एक्स के आगे लगा है ना, तो मतलब अर्थात एक्स का गुणांक है ये ना, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो इन सूत्रों को आप ध्यान में रखे रहिएगा जरूर
ये सूत्र जरूर पूछे जाते हैं और इन्हें सूत्रों की सहायता से हम बहुत से समीकरण या सवालों को हल करेंगे जो डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखे रहिएगा, ऐसे सूत्रों को आप ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक